कहानी की शुरुआत 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण के एक साल बाद रेड आर्मी के सैनिक वैसिली जयतसेव स्टालिनग्राद जाने वाली ट्रेन में हैं। ट्रेन में उनके साथ सैकड़ों अन्य सैनिक हैं जिन्हें वैसिली नोटिस करता है, लेकिन उनसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। सैनिकों को स्टालिनग्राद की लड़ाई के बीच में ही उतार दिया जाता है और दुश्मन इसका फ़ायदा उठाते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। कई सैनिक गिर जाते हैं, लेकिन भागने पर अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गोली मार दी जाती है और हर 2 सैनिकों में से केवल एक को राइफल दी जाती है और हथियार के साथ सैनिक का पीछा करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसे जर्मन आसानी से परास्त कर देता है। और वैसिली, जिसे गोलियां दी गई थीं, वे ज़मीन के करीब रहकर मृत होने का नाटक करके हमले से बचता है। जल्द ही क्षेत्र शवों से भर जाता है, कोई भी जीवित दिखाई नहीं देता। जब कुछ क्षण बाद एक कार्य क्षेत्र को पार करने की कोशिश करती और एक टैंक का गोला उससे टकराता और उसे गिरा देता है और उसमें सेसार डेनिलोव निकलता है। ढेर में एक और शव होने का नाटक करता है जब जर्मनों का एक समूह वहां से गुजरता है। यह सुनिश्चित करने के लिए शवों पर गोली चलाता है कि कोई जीवित ना बचा हो। जब वे चले जाते हैं, डेनिलोव एक शव से राइफल लेता है और पास की इमारत में कुछ सैनिकों को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन हथियार में गोली खत्म हो जाती है। उस समय डेनिलोव को पता चलता है कि वह वास्तव में फव्वारे में जीवित अकेला व्यक्ति नहीं है। वैसेली भी वहां छिपा हुआ था और वह उससे उसकी राइफल मांगता है ताकि वह उसमें वे गोलियां लोड कर सके जो उसे आने पर दी गई थी। वैसली ने उसे यह भी बताया कि उसे गोली चलाने के लिए विस्फोट का इंतज़ार करना चाहिए ताकि उन्हें खोजा ना जा सके, लेकिन हथियारों के साथ उसका अनुभव सीमित है, इसीलिए वह वैसली को राइफल रखने देता है। जब सैनिकों के साथ एक और कार आती है तो वैसली फव्वारे की दीवार पर एक छेद के पीछे चला जाता है और जैसे ही वह एक विस्फोट सुनता है, वह पूरी दक्षता के साथ प्रत्येक जर्मन को एक एक करके सिर पर गोली मारना शुरू कर देता है। घंटों बाद जब उन्हें बचा लिया गया और मुख्यालय वापस ले जाया गया तो डेनिलोव ने वैसली की वीरतापूर्ण उपलब्धि का विवरण देते हुए कई पर्चे छापे। चेयरमैन निकिता खुशब शहर की रक्षा का समन्वय करने के लिए स्टालिनग्राद पहुंचे। एक और हार की खबर सुनकर क्रोधित होकर वह अपने अधीन अस्तों से मनोबल बढ़ाने के उपाय मांगता है, रणनीति दोहराते हैं जो वे वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हालांकि डेनिलोव कुछ अलग प्रस्ताव रखता है। वह सोचता है कि सज़ा देने के बजाय उन्हें आशा प्रदान करनी चाहिए ताकि वे मातृभूमि की रक्षा करना चाहे और उसके पास उस काम के लिए एकदम सही नायक है। डेनीव के विचार को मंजूरी मिल जाती है और उसे वरिष्ठ लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है। वैसली का चेहरा अब अखबार में दिखाई देता है। उसे उसके मामले में स्नाइपर डिवीज़न में भी पदोन्नत किया गया है। तब से वैसली रूसी सेना का चेहरा बन गया, एक राष्ट्रीय नायक और प्रचार आइकन। दोनों ओर उसके कारनामे सेना के समाचार पत्र के हर संस्करण में दिखाई देने लगे, साथ ही उन पैनफ्लेट पर भी जो देश की दीवारों पर अपना रास्ता बनाते। एक दिन अपने एक मिशन के दौरान वैसली और उसकी टीम एक युवा लड़का मिलता है जो वैसली की प्रशंसा करता है। वह उसे अपने बहुत ही साधारण घर में आमंत्रित करता है, जहां उसकी माँ श्रीमती फिलिपो उसके लिए रात का खाना तैयार करती। उनके वहां पहुंचने के तुरंत बाद डेनिलोव भी आता है। वह वही है जो वैसली को बताता है कि क्या लिखना है, खासकर जब से उसे उसकी वर्तनी में मदद करनी है। उनके शुरू होने के बाद एक और व्यक्ति आता है, तानिया, जो स्थानीय मलेशिया में एक निजी सेक्टर बन गई है। डेनिलोव उसे आर्मी में भर्ती करना चाहता है क्योंकि उन्हें जर्मन समझने वाले अधिक सैनिकों की आवश्यकता है। वह जर्मन खुफिया जानकारी को डिकोड करके उनकी कितनी मदद कर सकती है, और वे इस बीच जर्मन सेना को नुकसान उठाना शुरू हो गया है। वैसली और उनके स्नाइपर्स की टीम उनके रैंकों में नुकसान पहुंचा है, इसीलिए वे जर्मन मेजर इरविन कोनिक को बुलाते हैं, जो एक प्रसिद्ध निशानेबाज और जो सेन में जर्मन सैनिक हैं। उन्हें वैसिली को मारने का काम सौंपा गया है और कोनिक वासिली का पीछा करने के बजाय उसे अपने पास लाने की योजना तैयार करता है। कुछ घंटों बाद वासिली को उसकी टीम द्वारा नींद से जगाया जाता है। वासिली एक छाया को गोली मारता है और एक हेलमेट गिर जाता है, इसलिए यह मानते हुए कि उन्होंने अपने लक्ष्य को मारा है। दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर पहुंचते हैं और खिड़की तक पहुंचने तक इधर उधर छिपते हैं
केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने जो आकार देखा था वह एक पुतला था। यह स्पष्ट रूप से एक जाल है, और जब वेस्ली को ज़मीन पर एक सिगरेट का बट मिलता है तो उसे पता चलता है कि उनका दुश्मन अभी भी वहाँ है, उन्हें देख रहा है। वह सोचता है कि उन्हें छिपे रहना चाहिए। कोनिक उस ठिकाने पर लौटता है जहाँ वह रह रहा है और एक बॉय से अपने जूते साफ करवाता है, जो एक निर्दोष दर्शक होने का नाटक करता है। लेकिन कोनिक को भोजन के बदले में वेस्ली के बारे में जानकारी दे रहा है ताकि मेजर उस पर भरोसा करें, और वेस्ली तानिया को नमस्ते कहने के जाता है। बाद उसे खुशबू द्वारा पत्रकारों से मिलने, सवालों के जवाब देने, तस्वीरें लेने और एक विशाल स्टालिन पेंटिक को देखने के लिए ले जाया जाता है। पेंटिक को देखकर वेस्ली को वह दिन याद आता है जब उसके दादा ने उसे फिर से गोली चलाना सिखाया था। पता चलता है कि वह अपना पहला निशाना चूक गया था और इससे भेड़िया उनके घोड़े तक पहुंच गया खा गया। जब वे फर्श के एक खुले हिस्से पर कूदते हैं तो कोनिक मौका पाकर कोलिकोव को गोली मार देता है, जबकि वेस्ली सुरक्षित बच निकलता है। वेस्ली और कोनिक के बीच यह लगातार पीछा बहुत लंबा हो रहा है और अधीर खुशव डेनिलोव की पीठ पीछे परेशान होने लग जाता है, और कुछ घंटों बाद वेस्ली मुख्यालय लौटता है और उसका मूड अच्छा नहीं है। उसने आज जैसा शॉट कभी नहीं देखा था और सोचता है कि कोनिक को हराना उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और अगली बार वेस्ली उससे एक या शायद उससे भी अधिक कदम आगे होगा। इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन वह बदले में एक एहसान मांगता है। वह चाहता है कि वेस्ली तानिया से बात करें और उसे उस स्थानांतरण के लिए ना करण के लिए मनाए। जब वेस्ली ऐसा करने की कोशिश करता है, एक ऊंचे मंच से वेस्ली और उसका स्नाइपर साथी अंदर प्रवेश करते हैं और पाइप के पीछे छिप जाते हैं, जिसके हिलने से कोनिक को उनकी स्थिति का पता चलता है। जैसे ही दोनों हिलने की कोशिश करते हैं, कोनिक उन्हें गोली मार देता है, जिससे वेस्ली अपनी राइफल खो देता है और उसका साथी घायल हो जाता है। वेस्ली एक चाकू से रस्सी बांधकर और उसे अपनी ओर खींचने के लिए हथियार पर फेंक कर अपनी राइफल को वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह आखिरकार इसे सही तरीके से ज़मीन पर उतारने में सफल हो जाता है तो कोने के एक आसान शॉट से रस्सी को काट देता है। जब कुछ जर्मन विमान कुछ बम गिराते हुए उड़ते हैं तो वे कांच की छत को तोड़ देते हैं और कुछ टुकड़े वेस्ली के सामने गिरते हैं, जिससे कोनिक को उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई देता है। तानिया मदद करने के लिए उसके पास पहुंचने के लिए उसी पाइप मार्ग से जाने में संकोच नहीं करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे देखता है, वेस्ली उसे जहां है वहीं रहने और उसकी योजना का पालन करने के लिए कहता है। जिस तरह से कोनिक उसे कांच के माध्यम से देख रहा था, उसी तरह वेस्ली ने भी उसे वापस देखने के लिए एक टुकड़े का उपयोग किया है, और इसके लिए धन्यवाद। वह उसका स्थान जानता है। वह तानिया से कांच का एक और टुकड़ा लेने को कहता है और उसे तब तक घुमाता है जब तक कि प्रकाश उस पर ना पड़ जाए और कोने गंधा ना हो जाए, जिससे वेस्ली के लिए अपनी राइफल को सुरक्षित रूप से निकालने और उसे गोली मारने का रास्ता खुल जाए। वह कोनिक को मारने में सफल नहीं होता, लेकिन उसके हाथ को चोट पहुंचाता है। बाद में जब वेस्ली और तानिया मुख्यालय लौटते हैं तो वे बाकी सैनिकों के साथ जीवित होने का जश्न मनाते हैं, और वह बच्चे को बुलाता है जो उसे दिखाता है कि कोनिक से खुफिया जानकारी प्राप्त करने पर उसे कितना गर्व है। बच्चे की आंखों में बहुत उम्मीद के साथ उसे देखते हुए वेस्ली मना नहीं कर सकता, और वह बच्चे को उस क्षेत्र में मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है जहां कोनिक इंतजार कर रहा होगा। जमीन शवों से भरी पड़ी है, इसलिए वेस्ली उनके बीच छिप जाता है और कोनिक के आने का इंतजार करने लगता है। हालांकि एक समस्या है, वह वहां इतना समय इंतजार करता है कि वह सो जाता है। जब कोनिक आखिरकार उसे अपने छिपने की जगह से देखता है तो वह उसे गोली मारने वाला होता है। तभी अचानक एक लूटपाट करने वाला सैनिक उनके बीच प्रकट होता है। वेस्ली के शरीर को इस तरह हिलाता है जैसे वह मर गया हो और आसानी से उसका सारा सामान चुरा लेता है। जर्मन सेना इस सैनिक को पकड़ लेती है और पाती है कि उसने वेस्ली की आईडी चुराई है, जबकि वेस्ली अभी भी वहां हो सकता है। कोनिक फिर से बच्चे से बात करता है और पहले से ही संदेह करते हुए कि क्या हो सकता है, उसे बताता है कि उसका अगला स्थान कौन सा होगा। रूसी मुख्यालय में क्रश विश्वास नहीं को पता चलता है कि जर्मन वेस्ली की मौत की खबर फैला रहे हैं, और डेनिलोव पर गुस्सा हो जाता है जो इस पर करता है। क्रशव को परवाह नहीं है कि यह सच है या नहीं। वह चाहता है कि डेनिलोव अपने लेखन का जादू करे और जनता को विश्वास दिलाए कि सब कुछ ठीक है।
इसके बाद डेनिलोव तानिया से बात करने की कोशिश करता है कि वह संभवतः उसके घर की यात्रा करेगी, लेकिन जब लाउडस्पीकर वेस्ली की मौत की घोषणा करना शुरू करते हैं तो उनकी बात बाधित होती है। वह बताता है कि कैसे वह सो जाने के कारण अपना शॉट चूक गया और उसे एक ऐसे व्यक्ति से छिपकर रहना पड़ा जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इसलिए डेनिलोव उसे स्थानांतरित करने के लिए सहमत हो जाता है। फिर वेसेली तानिया के बारे में पूछता है और एक बॉय उसे बताता है कि वह जानता था कि वह जीवित है और उसने उसे बताया, इसलिए वह कोनिक को खोजने और बदला लेने के लिए स्टेशन गई है। डेनिलोव और वेस्ली उसे बचाने के लिए स्टेशन की ओर दौड़ और जब वे उसे ढूंढते हैं तो कोनिक और तानिया किसे करते हैं, जिससे डेनिलोव को अविश्वसनीय रूप से जलन होती है। इसीलिए जब वह मुख्यालय लौटता है तो वेसेली की वीरता के बारे में अपनी रिपोर्ट लिखने के बजाय वह दुनिया को बताता है कि की जानकारी नहीं है कि कोनिक ने उन्हें स्टेशन पर देखा है और अब वह निश्चित रूप से जानता है कि बच्चा जानकारी दे रहा है। इसलिए वे बच्चे को पकड़ लेता है और वेसेली को फंसाने के लिए उसे खब्बे पर लटका देता है। हालांकि शव को देखते ही जो लगभग इसके झांसे में आ जाती है वह तानिया है और वह कोनिक के पीछे नहीं जाती है क्योंकि वेसेली उसे रोकता है, कहता है कि वह यही चाहता है। वे एक योजना पर सहमत होते हैं। जब वेसेली उसके पीछे जाता है, तानिया डेनिलोव से एक एहसान मांगती हैं और साथ में वे श्रीमती फिलिपोव से मिलने जाते हैं ताकि उसे डेनिलोव द्वारा उसके लिए लाए गए विशेष पास के साथ देश से बाहर निकाल सके। श्रीमती फिलिपोव बिना बच्चे नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन उसे परेशान भी नहीं करना चाहती हैं। उसे यह बताने के बजाय कि बच्चा मर गया है, वे उसे बताते हैं कि वह जर्मनों में शामिल हो गया है। श्रीमती फिलिपोव उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराती हैं, यदि इसका मतलब है कि वह सुरक्षित है और उनके साथ जाने को तैयार